हाल ही के दिनों में पुणे की एक घटना खूब चर्चाओं में है, खास करके सोशल मीडिया में। वैसे तो किसी न किसी तरीके से घटना आप तक जरूर पहुंची होगी, लेकिन एक बार फिर भी मैं संक्षेप में बता देता हूं। पुणे के एक अमीर व्यापारी का बेटा उनके घर से 2 करोड़ की कार लेकर निकलता है। शराब के नशे में गाड़ी को तेजी से चलाते हुए 2 लोगों के साथ उसकी दुर्घटना होती है और दोनों की मौत हो जाती है। इसके बाद जब उस बच्चे को कोर्ट में लेकर के जाया जाता है, उस नाबालिग 17 साल के लड़के को कोर्ट में लेकर जाया जाता है, तो उसे आसानी से बेल मिल जाती है और उसे सजा के तौर पर ट्रैफिक पुलिस की मदद करने और 300 शब्दों में निबंध लिखने को कहा जाता है। इस बात को लेकर सोशल मीडिया पर लोगों का खूब गुस्सा देखने को मिला और तो और कांग्रेस के नेता राहुल गांधी ने भी इस मामले में ट्वीट करके अपनी बात रखी। यहाँ पर बात नाबालिग की है, बात जुवेनाइल जस्टिस की है, इसीलिए मामला कई मामलों में सामान्य से थोड़ा अलग हो जाता है। इसी मामले के बारे में विस्तार से बात करने के लिए हमारे साथ डॉक्टर कृपाशंकर चौबे जी हैं, जो कि भोपाल के जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड के मेंबर भी हैं, इसीलिए आपको इस मामले की समझ ज़्यादा अच्छे से होगी। कृपाशंकर जी, कैसे मामला अलग होता है? अगर एक अडल्ट ये दुर्घटना किया होता और अगर एक नाबालिग ने ये घटना की, उसको इतनी आसानी से बेल कैसे मिल गया? किस कानून के अंतर्गत मिल गया? उसमें क्या प्रावधान है? सौरभ जी, अ, किशोर न्याय अधिनियम बालकों की देख-रेख एवं संरक्षण एक कानून है। इस कानून की पृष्ठभूमि कुछ 2000 में स्टार्ट हुई थी। 2006 और 2011 में इसमें मेजर अमेंडमेंट्स हुए और 2015 में इसमें एक समग्रता के साथ ये कानून बन के लागू हुआ। तो पृष्ठभूमि 2006 से तैयार होते-होते आज हमारे समक्ष ये किशोर न्याय अधिनियम बालकों की देख-रेख एवं संरक्षण कानून एक बहुत बेहतर एक्ट है, जो बच्चों के लिए लागू किया गया है। यहाँ गौर करने वाली बात यह है कि किसी भी एडल्ट के द्वारा जब कोई अपराध किया जाता है, तो उसकी ट्रायल प्रक्रिया और जब एक जुवेनाइल के द्वारा किया जाता है, तो उसकी ट्रायल प्रक्रिया में बहुत अंतर होता है। दोनों में बहुत ज़्यादा डिफरेंसेस होते हैं। ये एक्ट पूरा का पूरा जो है सुधारात्मक एक्ट है, दंडात्मक एक्ट नहीं है। आईपीसी, सीआरपीसी कोई भी धारा में अगर आप कोई अपराध करता है, तो उसको दंड का प्रावधान दिया जाता है। इसमें उस बच्चे को सुधारने का मौका दिया जाता है। तो हीनियस क्राइम हो, इस अपराध के तहत 3 तरह के अपराध डिफाइन किए गए हैं। एक वे अपराध जिनमें अधिकतम सजा 3 साल तक की होती है, जिनको हम सामान्य अपराध बोलते हैं। 3 से 7 वर्ष तक की जिन अपराधों में सजा होती है, उन अपराधों को हम गंभीर अपराध बोलते हैं। और 7 वर्ष जिसमें न्यूनतम सजा है 302, 376 इसमें मिनिमम सजा का प्रावधान 7 साल है, उनको हम हीनियस या जघन्य अपराध बोलते हैं। तो इस पूरे एक्ट में अगर हीनियस क्राइम नहीं है और कोई बड़ा व्यक्ति शामिल नहीं है, तो एफआईआर का प्रोविजन भी नहीं है। थाने से ही जमानत मिल जाएगी, एफआईआर भी नहीं होगी। पुलिस के पास एक एसबीआर बोलते हैं जिसको, सोशल बैकग्राउंड रिपोर्ट, सामाजिक पृष्ठभूमि रिपोर्ट भर के वो बोर्ड में प्रस्तुत कर देता है और मामला उसके बाद बोर्ड के संज्ञान में आ जाता है और बोर्ड उसमें आगे की कार्यवाही करता है। हाँ, हीनियस क्राइम जितने भी होते हैं उसमें एफआईआर होती है और उसमें बच्चे को बोर्ड के समक्ष प्रस्तुत किया जाता है। उसके बाद की सारी प्रक्रिया होती है और सारी कार्यवाही होती है। अभी सोशल मीडिया में या खबरों में जिस तरह से न्यूज़ को दिखाया जा रहा है, ऐसा बताया जा रहा है स्पेशल केस है, क्योंकि वो एक अमीर क्या उसके पिताजी के पास पैसे बहुत हैं, इसीलिए उसको आसान है। तो ये जो हुआ है, क्या कोई और व्यक्ति होता जो नाबालिग होता तो भी उसके साथ यही होता? ये स्पेशल केस है, स्पेशली ऐसा किया नहीं, गया? ऐसा कोई स्पेशल केस नहीं है। ये एक जेंडर सेंसिटिव है। ना वो जेंडर के बारे में कुछ बात करता है, लड़का हो, लड़की हो, अमीर हो, गरीब हो, किसी में भी किसी प्रकार का कोई भेदभाव नहीं करता है। अगर कोई आम आदमी होता, उसके साथ भी यही व्यवहार होता है। धारा 12 में ज़मानत के जो प्रावधान दिए गए हैं इसके अंदर, कोई भी व्यक्ति जब पहुँचता है तो सिर्फ़ 3 ऐसी कंडीशंस हैं, जिसमें उसकी बेल जो है रिजेक्ट की जा सकती है। पहली, अगर बोर्ड को ये लगता है कि ये बाहर जाने के बाद किसी अपराधी की संगत में आएगा, बाहर जाने के बाद उसको सामाजिक या मनोवैज्ञानिक किसी भी प्रकार का खतरा है, तो इन कंडीशंस में उसको बेल नहीं दी जाती है। अदरवाइज़ जो हीनियस क्राइम है, अगर 302 का भी अपराधी है, उसमें भी उसको हाथ के हाथ ज़मानत का प्रावधान दिया गया है। अगर बोर्ड को लगता है, बोर्ड से मेरा मतलब जो वहाँ पे एक बोर्ड होता है जिसमें 2 सदस्य होते हैं और 1 न्यायाधीश होते हैं जो जुडिशरी से आते हैं। अगर उस बोर्ड को ये लगता है कि इस बच्चे को यहाँ रखने से इसके सामाजिक, इसके मनोवैज्ञानिक पे प्रभाव पड़ेगा, तो उसको ज़मानत का अधिकार है और किसको ज़मानत देना है, किसको ज़मानत नहीं देना है, ये सीधे-सीधे बोर्ड के डिस्क्रिप्शन पे होता है। इस प्रक्रिया में सोशल मीडिया में या किसी के द्वारा बातचीत किया जाना सीधे-सीधे कोर्ट की अवमानना के रूप में देखा जाता है। पूरा का पूरा एक्ट, जैसा मैंने आपको प्रारंभ में भी बताया, सुधारात्मक एक्ट है। तो भले ही किसी भी प्रकार का, कितने प्रकार का अपराध हो, बच्चे को सुधरने का मौका दिया जाना चाहिए। अगर आप 50 केस उठा के देखेंगे जो मोटर व्हीकल एक्ट में आते हैं,
जिसमें इस प्रकार के किसी जुवेनाइल के द्वारा किसी का एक्सीडेंट हो गया है, तो सारी प्रक्रियाओं में यही है, बोर्ड में आते ही नहीं है वह बच्चे। अब इस बच्चे को सोशल मीडिया ने इतना टूल दे करके स्पेशल बनाने का प्रयास किया, नहीं तो इसमें भी कोई ऐसा स्पेशल प्रोविजंस नहीं है। जो अब होते हैं सीधे मोटर व्हीकल एक्ट में 199 ए में इसके लिए दिया गया है कि अगर किसी किशोर के द्वारा कोई अपराध किया जाता है तो क्या किया जाएगा। उसके जो प्रावधान लागू होते हैं कि उसमें 25,000 रुपये तक का जुर्माना होता है जिसके नाम पर वो गाड़ी रजिस्टर्ड थी, और 1 साल तक उसका लाइसेंस कैंसिल कर दिया जाता है जिसके नाम पर गाड़ी रजिस्टर्ड थी, और 3 साल तक की अधिकतम सजा है जिसके नाम पर गाड़ी रजिस्टर्ड थी। तो पूरे की तरह इसमें मोटर व्हीकल एक्ट के तहत भी अगर आप बात करें और उसमें भी देखेंगे तो बच्चे के विरुद्ध किसी भी प्रकार का कोई एक्शन नहीं है, बस जुर्माने का प्रावधान है, वो भी उसके पेरेंट्स के द्वारा भरा जाता है हर केसेस में। जुवेनाइल है, शराब के नशे में है, तो क्या इसको लेकर के भी कोई अलग से प्रावधान है? इसको लेकर के कोई अलग धारा, कोई अलग नियम? बहुत बढ़िया प्रश्न है। एक पूरा का पूरा सेक्शन डेडिकेटेड है इसके लिए, जुवेनाइल जस्टिस एक्ट की धारा 77। वो ये कहती है कि किसी किशोर व्यक्ति को जिसकी उम्र 18 से कम है, ऑफ कोर्स 18 से कम व्यक्ति को ही हम बालक मानते हैं जो एक्ट में परिभाषित है, शराब पिलाना, बिकवाना कानूनी रूप से जुर्म है। तो इसमें वो जिस पब में बैठा था, जिन लोगों ने उसको शराब सर्व किया है, उस पूरे के पूरे लोगों के विरुद्ध 77 में एफआईआर होगी, जिसकी सजा 7 साल तक की और 1 लाख रुपए तक का जुर्माना है। इसी में 78 कहता है, आप अक्सर देख रहे होंगे कहीं कि लोग गुटखा बिकवाते रहते हैं बच्चों से, या लोग शराब मंगवा लेते हैं बच्चों से, किसी शराब दुकान पे अगर बच्चा शराब बेचते हुए मिलता है तो 78 इसको कवर करता है कि बिकवाना, खरीदवाना या किसी भी प्रकार की गतिविधि में शामिल करना कानूनन जुर्म है, उसके विरुद्ध सजा का प्रावधान है, कड़ी सजा का प्रावधान है। तो यहाँ पर जो कार्रवाई होनी चाहिए पब के विरुद्ध, मेरे ख्याल से पुलिस ने कार्रवाई की है, उनकी गिरफ्तारी भी होगी, उनको 7 साल तक की सजा और 1 लाख रुपए तक का जुर्माना भी हो सकता है इसमें। उनके पिता के ऊपर भी 2 धाराएँ लगी हैं। जी। एक धारा लगी है नेग्लिजेंस की, अपने बच्चे को नेग्लिजेंस की, और दूसरी धारा लगी है अपने बच्चे को अल्कोहल कंजम्पशन की। तो ये शायद उसी जिसकी आप चर्चा कर रहे हैं। नहीं, अल्कोहल वाली तो पिता के ऊपर नहीं लगेगी क्योंकि अल्कोहल पिता ने नहीं सर्व किया, पिता ने नहीं दिया, लेकिन नेग्लिजेंस वाली, जैसा मैंने आपको प्रारंभ में ही बताया, गाड़ी जिसके नाम भी रजिस्टर्ड होगी उसके विरुद्ध सारी चीजें होंगी 199 ए मोटर व्हीकल एक्ट के तहत। तो पिता के नाम पर ऑफकोर्स गाड़ी रजिस्टर्ड होगी तो पिता के विरुद्ध वो सारी चीजें होंगी, उसमें उनके पिता को 3 वर्ष तक की सजा भी हो सकती है, 25,000 रुपये का जुर्माना हो सकता है, या दोनों हो सकता है, और गाड़ी का जो लाइसेंस है वो 1 साल तक के लिए कैंसिल होने का प्रावधान भी है। ये जो मामले में लेटेस्ट अपडेट आई है, अभी के लिए अपडेट ये है कि कोर्ट ने जुवेनाइल जस्टिस उसके पिता को 2 दिन के लिए भेजा है, तो शायद इसकी बात अभी आपने पहले की। अगर बच्चे के ऊपर अभी कोर्ट ने, ये वकीलों का कहना है कि उसको क्योंकि कुछ महीने ही बचे हैं 18 साल का होने में, इसीलिए उसको अडल्ट मान के उसके साथ किट, तो क्या ये संभव है इसका प्रावधान? देखिए इसके भी 2 प्रावधान हैं। हीनियस क्राइम में निर्भया कांड के बाद इस एक्ट में एक बड़ा परिवर्तन हुआ है। अगर हीनियस क्राइम है जिसमें कि कम से कम सजा 7 साल की है और 16 वर्ष के ऊपर के व्यक्ति के द्वारा, एडल्ट के द्वारा, बच्चे के द्वारा किया जाता है, तो उसका जुवेनाइल जस्टिस एक्ट की धारा 15 के तहत एक प्रोविजन के तहत मानसिक जांच की जाती है। अगर वो मानसिक जांच में ऐसा पाया जाता है कि उस अपराध की प्रकृति को समझता है और बोर्ड को इन सब के बावजूद ये लगता है कि इस व्यक्ति का जो है ट्रायल एक बड़े के द्वारा किया जाना चाहिए, तो बोर्ड एक निर्धारित प्रक्रिया का पालन करते हुए, जैसी एफआईआर होती है तो 3 महीने के अंदर उसमें पेश करना होता है बोर्ड में, 3 महीने के अंदर बोर्ड उसका निर्धारण करके अगर उसे लगता है कि इसका बड़ों के जैसे ट्रायल किया जाना चाहिए तो उसका बड़ी कोर्ट में भेजा जाता है, और वहाँ बड़े के जैसे ट्रायल होता है। वहाँ भी कैपिटल पनिशमेंट में अधिकतम जो है उम्र कैद 20 साल तक की सजा होती है, कैपिटल पनिशमेंट वहाँ भी नहीं है। अब यहाँ आपको एक चीज़ समझने की आवश्यकता है कि ये लापरवाही का मामला है। जहाँ तक मीडिया में सुनने में आया कि शराब भी पिए हुए था, इन सारी चीज़ों का मामला है, तो लापरवाही के मामले में 302 का आपको हीनियस क्राइम मानते हुए आप ट्रायल नहीं कर सकते हैं। एक्ट में ही जब प्रावधान नहीं है इस सब चीज़ों को लेकर के, तो कोई भी जुडिशरी का व्यक्ति या कोई भी व्यक्ति एक्ट से बाहर नहीं जाएगा। एक्ट में जो प्रोविजंस है उसी के आधार पर ट्रायल चलेगा उसका। इस मामले को कहीं न कहीं थोड़ा-सा राजनीतिक रंग भी दिया जा रहा है। इस मामले के ऊपर राजनेताओं के कमेंट्स आने शुरू हो गए हैं। आज ही राहुल गांधी ने अपना एक वीडियो डाला है। ये कानून कब बना है? कानून के पीछे का बैकग्राउंड क्या है? और अगर कोई चाहता हो कि उसको इसके खिलाफ अपील करनी है, तो उसकी प्रक्रिया क्या होगी? उसका प्रोसेस क्या होगा? जी, देखिए ट्वीट करना या किसी भी बच्चे के मामले को राजनीतिक रंग देना बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। बच्चा बच्चा होता है, किसी का भी बच्चा हो। लेकिन थोड़ा हम पृष्ठभूमि में जाएंगे तो यूएनसीआरसी में एक समझौता होता है
1989 में। भारत भी उस पर साइन करता है। उसके तहत पूरे विश्व के कुछ 104-105 देशों के साथ साथ जुवेनाइल की प्रक्रिया प्रारंभ होती है और भारत भी उसमें शामिल होता है। ऐसे करते करते उस पृष्ठभूमि में आते 2000 में उसमें कोई परिवर्तन होता है, 2006 में व्यापक परिवर्तन होता है और 2011 में व्यापक परिवर्तन होता है इस एक्ट में। तो इस तरह से इस पूरी पृष्ठभूमि में चलते चलते 2015 आते आते एक्ट अपने परिपक्वता में आ जाता है। आज का जो एक्ट है उसमें जो 2022 में भी कुछ अमेंडमेंट हुए हैं, तो इस एक्ट के आधार पे आज का जो हम एक्ट देख रहे हैं वो इतने परिवर्तनों के बाद मूल एक्ट में जो है इस तरह से एक व्यापक एक्ट के रूप में आया है जो काम करता है। तो ये एक लंबी प्रक्रिया के तहत गुजरा है और इस पूरी प्रक्रिया में एक्ट बनाने वालों का जो मूल उद्देश्य रहा होगा वो यही है कि बच्चे को कहीं ना कहीं से बालक मान करके, बच्चा मान करके सुधरने का मौका दिया जाए। तो ये एक्ट आज का नहीं है, ये 2006, 2011, 2015 की सुधारात्मक प्रक्रियाओं से, 2022 की सुधारात्मक प्रक्रियाओं से गुजरते हुए हमारे समक्ष आज आया है। आप भी इस तरह की प्रक्रियाओं का हिस्सा रहे, इस तरह के मामले आपके पास भी आते हैं। मैं एक व्यक्तिगत सवाल आपसे पूछना चाहूँगा, सारी टेक्निकलिटीज़ को छोड़ के। जब इस तरह का कोई मामला आता है, तो शायद ये बोलना अभी अनपॉपुलर हो क्योंकि ये मामला लगातार एक नेगेटिव वे में उसको चलाया जा रहा है। लेकिन जब इस तरह का कोई मामला आता है और सोशल मीडिया के माध्यम से कोर्ट के ऊपर जो कमेटी होती है उसके ऊपर दबाव बनाया जाता है, इसको आप एक कैसे एग्जाम्पल की तरह देखते हैं, जो एग्जाम्पल इस मामले से सेट हो रहा है? देखिए, ये बहुत दुखद है। किसी भी मामला जो सब जुडिस मामला होता है उस पे मीडिया ट्रायल आज के डेट में जो हो गया है कि आप देखेंगे कि सोशल मीडिया के माध्यम से, अखबारों के माध्यम से अननेसेसरी एक बात क्रिएट की जाती है। कितना भी दबाव हो, जो जुडिशरी है या जो बोर्ड है वो अपना ही काम करेगा और वो वही काम करेगा जो न्याय संगत है, वो वही काम करेगा जो एक्ट में लिखा हुआ है। इस मामले में भी सारी चीज़ों की अगर आप देखेंगे तो जो 2-3 चीज़ें दी गई हैं उसमें भी वही चीज़ की गई है जो मूलतः एक्ट में लिखा गया है। तो इसको मीडिया ट्रायल के रूप में ना देखा जाए, इसको मीडिया ट्रायल बना करके इसको ना पेश किया जाए। समाज में आप एक गलत धारणा रखने जा रहे हैं। अननेसेसरी आप जुडिशरी पे प्रश्न उठा करके जुडिशरी के प्रति लोगों के मन में एक शंका पैदा कर रहे हैं, जो कि सरासर गलत है और कहीं ना कहीं ये कोर्ट की अवमानना की श्रेणी में आता है। आप कोर्ट के सीधे-सीधे सब जुडिस मामले में अगर आप कुछ कहते हैं तो कोर्ट की अवमानना के रूप में देखा जाना चाहिए इसको। बहुत बहुत धन्यवाद इस आपका इस चर्चा में शामिल होने के लिए। आज देश में बार बार ये बात कही जाती है कि देश में क्या माहौल बनाया जा रहा है, माहौल की चर्चा बार बार होती है, लेकिन इन सब के बीच में एक माहौल वो भी है जहां बार बार आपको ये बताया जा रहा है कि जिन लोगों ने पैसे कमाए हैं वो बस नफरत के लायक हैं, जिसमें आपको बार बार ये बताया जा रहा है कि जो अमीर हैं वो सिर्फ गरीबों का शोषण ही करते हैं, उनके अपने कोई अधिकार नहीं है। जिस तरह से बार बार न्यायपालिका के फैसले को मोड़ने के लिए भी षड्यंत्र रचे जा रहे हैं, इन सब के बीच एक बार जरूरी है कि आप इस मामले को दूसरे चश्मे से भी देखें, कानून के चश्मे से देखें। इस पूरे मामले पर इतनी अच्छी बातें बताने के लिए जो शायद अब तक कहीं चर्चा में नहीं आई थी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और इस तरह के वीडियोस लगातार देखने के लिए आप फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम के साथ यूट्यूब पर भी आयुध से जुड़ सकते हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। लगातार जुड़े रहने के लिए आयुध को सब्सक्राइब जरूर करें।